हेलो, नमस्कार दोस्तों, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारी करंट अफेयर्स की इस क्लास में। जैसा कि हम अक्सर आप लोगों के किसी न किसी विषय पर करंट अफेयर्स के मुद्दे की जानकारी देते हैं और आज हम एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हाजिर हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। कई महत्वपूर्ण बिंदु आज की क्लास में मैंने इंक्लूड किए हैं और आज है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से संबंधित बातें हम लोग आपसे करने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये सब आप लोग जानते ही हैं। चलिए, आज हम लोग सबसे पहले आप लोगों के सामने एक बात रखने जा रहे हैं जो आपकी जुड़ी हुई है आपसे, और आप हमेशा हिम्मत ना हारें इस लड़ाई में, इस जंग में, इस युद्ध में। आप हमेशा अपना मनोबल बनाकर रखें, इसलिए हमारा प्रयास है कि आप कोशिश करते रहें, और कोशिश ही आपके पास वो हथियार है जो आपको एक दिन इस लड़ाई में विजेता बनाएगी। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गर्ल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा एक दिन चल निकलेगा। और आप भी वही है। आप अपने दृढ़ निश्चय पर, धैर्य पर विश्वास बनाए रखिए। आप लोग निश्चित तौर पर सफल होकर रहेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। जिसको मैं शकल से नहीं जानता हूं, जिनका चेहरा मैंने अभी तक देखा नहीं है, ऐसे लोगों से मैं जुड़ा हूं। तो आप सब लोगों पर मैं विश्वास कर रहा हूं, इसका मतलब आप लोगों को भी अपने आप पर विश्वास करना होगा, तब आपको अपनी मंजिल मिलेगी। यकीनन आप अगर भरोसा रखें और कोशिश करते रहें तो आपको अपने आप की ये जंग, जिसको आप बहुत बड़ी लड़ाई मान रहे हैं, वो इतनी बड़ी नहीं है। एक दिन आपके ही जीवन में वो दिन आएगा जिसको आप स्वप्न समझ रहे हैं, वो हकीकत बनेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहला बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पर मैं अभ्यास डेजर्ट नाइट से लेकर आया हूं। डेजर्ट नाइट एक युद्धाभ्यास है, एक तरीके का, जो 3 देशों के बीच में अभी हाल ही में आयोजित किया जा रहा है। एक तो है भारत, दूसरा है फ्रांस, और तीसरा है यूएई। इन 3 देशों के बीच ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है। आप धैर्य बनाकर रखिए, इन सवालों को देखिए। मैं एक टॉपिक से जुड़े हुए 15-15 सवाल लेकर आया हूं। अगर आपने सब याद कर लिए तो कहीं ना कहीं सवाल आपका फंस ही जाएगा, और आपको पीएचडी इसमें करनी नहीं है। देखो, एग्जाम पास करना है आपको, यहां अनुसंधान नहीं करना है। तो परीक्षा पास करने के लिहाज से ही तैयारी करनी है। तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने एक अभ्यास जो है वो किया, उसका नाम है डेजर्ट नाइट। ये अभ्यास कहां आयोजित हुआ, तो ये भी ध्यान रखना, गुजरात जो है, यहां गुजरात में एक जगह जिसका नाम है जामनगर। क्या है? जामनगर जो है, यहां पर इस अभ्यास का क्या किया गया? आयोजन किया गया। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है अरब सागर जो है, ये भी ऑप्शन में हो सकता है, तो अरब सागर भी आपको ध्यान रखना है। यह अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच सहयोगात्मक हवाई संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मैंने पहले भी बता दिया है। तीनों देशों की वायुसेनाओं के बीच एक तो सहयोग करना और एक अंतर संचालनीयता को क्या करना? बढ़ावा देना। तीनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़े और इसके कनेक्टिविटी ज्यादा बेहतर हो और संचालन करने में ज्यादा आसानी हो। अरब सागर के ऊपर आयोजित किया गया था, जिसमें भारतीय वायुसेना अपने घरेलू अड्डों से संचालन कर रही थी। इस अभ्यास में तीनों देशों की वायुसेनाओं ने एक दूसरे के अभियानों और कार्य प्रणाली को समझने और समन्वित करने के लिए विभिन्न हवाई अभ्यास किए। यह सहयोग विभिन्न प्रकार के मिशनों, जैसे कि हवाई युद्ध, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और मानवीय सहायता मिशनों से अधिक प्रभावी और कारगर क्या किया गया है? बनाया गया है। इसके बाद भी मैंने कुछ और बातें इसमें ऐड की है। महत्व इसका क्या है? महत्व इसका यह है कि यह अभ्यास केवल सैन्य और दृष्टिकोण से नहीं बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी क्या है? महत्वपूर्ण है। इससे तीनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और मित्रता प्रगाढ़ करने का अवसर मिलता है। विशेष रूप से भारत और फ्रांस के बीच यह अभ्यास दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम है। यूएई के साथ भी यही सहयोग भारतीय वायुसेना को मध्य पूर्व क्षेत्र में संचालन क्षमता को और बेहतर बनाने में मददगार करता है। अभ्यास के दौरान किए गए प्रमुख ऑपरेशन, यानी तीनों सेनाओं ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए कई ऑपरेशनों को अंजाम इस समय दिया। यह अभ्यास ने न केवल
तकनीकी और सैन्य दृष्टिकोण से देशों को करीब लाया है, बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर एक मजबूत संदेश भी भेजा है कि भारत, फ्रांस और यूएई एक साथ मिलकर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या है, तत्पर है। यानी तीनों देश मिलकर एक दूसरे की सहायता करेंगे तो दुनिया में किसी का भी मुकाबला करने में सक्षम है, ऐसा इन्होंने कहा है। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट नाइट अभ्यास में अपना सुखोई जो 30 MKI है, क्या है, सुखोई 30 MKI बहुत पॉपुलर है, कई बार इसकी दुर्घटना भी खबरें आती रहती है। इसके अलावा जगुआर, क्या है, जगुआर जो वायुसेना का बहुत ही पॉपुलर जो फाइटर जेट है, जगुआर के विमानों के साथ साथ IL-78 मिड एयर रिफ्यूल और AEWC एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो है उसका उपयोग इन्होंने किया। ये सभी विमान भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जामनगर या जमनगर लिखा ही है, जामनगर से संचालन कर रहे थे, जबकि फ्रांसीसी राफेल जेट का उपयोग कर रहे थे और संयुक्त अरब अमीरात जो है वो F-16 लड़ाकू विमान जो है यूएई के अल दफरा एयरबेस जो है वहां से इन्होंने अपना तैनात कर रखा था। तो एक तो इसमें फ्रांस शामिल हुआ, फ्रांस ने किसका, राफेल का प्रयोग किया था, राफेल का। यूएई जो है, यूएई ने F-16 जो F-16 अमेरिका अपना नाश करता है, फ्रांस का राफेल, यूएई जो है F-16, भारत ने जो है वो सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI और जगुआर जैसे जो लड़ाकू विमान है उसका प्रयोग किया। प्लस इसके साथ साथ IL यानी 78 मिड एयर रिफ्यूल और AEW&C एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो इसका इन्होंने क्या किया, उपयोग किया। चलिए सवालों पर आते हैं और बात करते हैं एक एक करके। अभ्यास डेजर्ट नाइट किस क्षेत्र में आयोजित किया गया, अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है वो किस क्षेत्र में आयोजित किया गया, आपको ये बताना है। हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, काला सागर में। तो मैंने बता दिया अरब सागर के अंदर इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। भारत जो है इसके नीचे जो है वो हिंद महासागर है, हिंद महासागर, ये इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है और ये जो सागर है इसका नाम क्या है, अरब सागर है। अरब सागर में यहाँ जो गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम क्या है, जामनगर है। इस जामनगर में यहाँ पर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। तो यहाँ अरब सागर में जामनगर है। अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और रूस के बीच में नहीं है, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच आयोजित होने वाला एक क्या है, त्रिपक्षीय अभ्यास है, अभ्यास डेजर्ट नाइट। ठीक है मित्रों, अगला चलिए, भारत और अमेरिका के बीच में नहीं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी नहीं है ये। चलिए, अभ्यास डेजर्ट नाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभ्यास डेजर्ट नाइट जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मित्रों, मैं आपको ये भरोसा दिला सकता हूं कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, जितने सवाल मैं आपको एक टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग तरीके के बना कर दे रहा हूं, इतने आप लोगों को सवाल किसी क्लास में नहीं मिल रहे हों। लेकिन फिर भी अगर आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, फिर भी आपको बात समझ नहीं आई या परीक्षा उपयोगी उसमें से अपने लिए मंथन करके एक मक्खन जैसा प्रोडक्ट आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो बड़ी मुश्किल है। परीक्षा में सब कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कोई एक सवाल आएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो यहां है अभ्यास डेजर्ट नाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, पहला भी सही है। आतंकवाद का मुकाबला करना, अभी तक ऐसा हमने नहीं पढ़ा था इसमें। हवाई युद्ध में प्रशिक्षण देना, देखिए हवाई युद्ध में प्रशिक्षण देना और तीनों देशों के बीच सहयोग जो है वो करने के लिए किया गया, यानी दोनों कथन आपके इसमें क्या है, सही है। अभ्यास डेजर्ट नाइट में किसकी वायु सेनाएं शामिल थी, तो तीन देश थे, एक तो भारत की वायुसेना थी, प्लस यूएई की वायुसेना थी, प्लस फ्रांस की थी। अब की बार तीन देश नहीं पूछकर तीनों देशों की वायुसेना का सवाल पूछ लिया। तो भारतीय वायुसेना, अमेरिकी वायुसेना और ब्रिटिश वायुसेना। तो अमेरिका का नाम था क्या यहाँ, भारतीय वायुसेना, फ्रांसीसी, यूएई, यानी ए ऑप्शन नहीं है बल्कि बी ऑप्शन है। तो कई बार जल्दीबाजी में भी ध्यान रखना, यहाँ अमेरिका नहीं है, ठीक है, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल सर क्या है, बताइए जरा। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था, अभ्यास का उद्देश्य आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और क्या करना, रणनीतिक साझेदारी के रूप में भी सहयोग करना। तो युद्ध संचालन की क्षमताओं को क्या करना है, परीक्षण करना है, रक्षा तंत्र को मजबूत करना है, तीनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। ये तीनों ही ऑप्शन एकदम सही है, रक्षा तंत्र मजबूत करना, युद्ध संचालन की क्षमता को परीक्षण करना, तीनों देशों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना, ये तीनों कथन आपके सत्य हैं। अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन कहां से किया गया था, अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन भारत में भारतीय वायुसेना के अड्डे से, फ्रांस से, यूएई से, दुबई से।
तो यहाँ डेजर्ट नाइट का आयोजन जो है भारत वायुसेना के जामनगर जो स्टेशन है, कहाँ है, जामनगर स्टेशन है, एयर स्टेशन है यहाँ जामनगर में, गुजरात में। यहाँ पर गुजरात का जो जामनगर है, यहाँ पर एयरबेस स्टेशन है, वहां से इसका आयोजन जो है वो किया गया। अरब सागर के अंदर भी ऑप्शन आपको मिला था, पीछे एक सवाल बताया था, अरब सागर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है सर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने, अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस प्रकार के मिशनों का संचालन किया गया? अभ्यास डेजर्ट नाइट में किस प्रकार के मिशन जो है उनका संचालन किया गया था? हवाई युद्ध हुआ था, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, ठीक है, मानव अधिकार मिशन नहीं, समुद्री सुरक्षा मिशन नहीं, भूमि युद्ध नहीं। यहाँ पर हवाई युद्ध हुआ और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जो है ये इसमें किया गया था। अभ्यास डेजर्ट नाइट के दौरान तीनों देशों की वायु सेनाओं ने किसका समन्वय किया? तीनों देशों की सेना जो है इसने किसका समन्वय किया? रडार सिस्टम और संचार नेटवर्क, जमीनी सैनिकों के साथ समन्वय, समुद्री सुरक्षा और उपाय, उपग्रह नेटवर्क। तो यहाँ पर है रडार सिस्टम और संचार नेटवर्क जो है इनके साथ क्या किया था इन्होंने? तीनों सेनाओं ने मिलकर समन्वय स्थापित किया। रडार सिस्टम और संचार नेटवर्क को जो है वो भी क्या किया था इन्होंने? बेहतर बनाया था। अगला अगला सवाल है, डेजर्ट नाइट अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस प्रकार के विमानों का इस्तेमाल किया? ये आ गया ना सवाल, देखिए ये भारत ने किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया, इसमें यूएई ने किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया, और इसके अलावा मेरे दोस्तों यहाँ फ्रांस ने कौन सा अपना हथियार जो इसमें इस्तेमाल किया था, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो पहला है, डेजर्ट नाइट अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने किस प्रकार के विमानों का इस्तेमाल किया? तो भारतीय सेना ने सुखोई 30 MKI और जगुआर जैसे जो है इनका इस्तेमाल किया था भारतीय वायुसेना ने। ठीक है सर। डेजर्ट नाइट अभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना कहां से ऑपरेट कर रही थी? तो अब की बार आ गया ना, जामनगर से इसका ऑपरेशन किया जा रहा था। जामनगर कहां है सर? गुजरात में है। तो भारतीय वायुसेना जो है ये इसका ऑपरेट जो है वो जामनगर से कर रही, यूएई की सरकार यूएई से कर रही थी और फ्रांस वाले फ्रांस। ठीक है, तो यहां पर इसका जामनगर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात क्या है, डेजर्ट नाइट अभ्यास में यूएई के वायुसेना ने किस विमान का प्रयोग किया? तो मैंने बताया था यूएई जो है इसने तो कहां से? अमेरिका का, यूएसए का F-16 लड़ाकू विमान जो है, F-16 लड़ाकू विमान जो है इसका प्रयोग किया था। F-16 इसका सही आंसर होगा। फिर है इसमें से फ्रांसीसी डेजर्ट अभ्यास में फ्रांसीसियों ने कौन सा विमान तैनात किया था? फ्रांसीसी अपना राफेल लेकर आए, जो भारत को भी फ्रांस ने दिया है। क्या है? राफेल लड़ाकू विमान जो है इसका प्रयोग इन्होंने यहां पर इस युद्ध में किया था। तो मेरे को लगता है मेरे दोस्तों 12 सवाल मैंने एक ही टॉपिक पर आपको दिए हैं, घुमा फिराकर सारी जानकारी इन सवालों में मैंने डालने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आता हो तो मुझे जरूर अवगत कराएं कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए ये उपयोगी होगा, ऐसा अवगत कराते रहें। देखिए मुझे बिल्कुल भी चाहत नहीं है कि आप दूसरे लोगों तक मेरी क्लास पहुंचाएं या लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसा मेरा बिल्कुल भी मोह नहीं है। लगभग 100-200 लोग भी अगर क्लास में रेगुलर रहते हैं तो मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा। मुझे बहुत भीड़ की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो लोग हों वो गुणवत्ता वाले हों, अच्छी पढ़ाई करने वाले हों, अच्छे लक्ष्य तक पहुंचकर हम लोगों को भी किसी न किसी तरीके में याद रखने वाले लोग होंगे तो मेहनत करने में ज्यादा मजा आता है। डार्क ईगल क्या है भाई? क्या है डार्क ईगल? यहां पर है डार्क ईगल क्या है ये बताइए जरा, डार्क ईगल क्या है? तो अमेरिकी सेना ने अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन्स है ये डार्क ईगल। क्या है? हाइपरसोनिक मिसाइल मान लो, हाइपरसोनिक हथियार मान लो, हाइपरसोनिक मिसाइल मान लो। ठीक है, क्या है ये? डार्क ईगल है। ये कौन से देश की है सर? ये यूएसए की है। कहां की है सर? यूएसए ने अभी हाल ही में इसका क्या किया है? सफल प्रक्षेपण किया या सफल परीक्षण किया है। 38,000 किलोमीटर तक, 38,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई है, और इसकी जो स्पीड है वो मार्क में मापी जाती है, आपको पता ही होगा 5 मार्क जो है, यानी वायु की गति से कितनी तेज होती है उसकी जो तुलनात्मक अध्ययन होता है उसे मार्क में मापा जाता है, और वो 5 के आसपास बताई गई है। तो यहां पर जो है अमेरिकी सेना ने अपनी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल के नाम से जाना जाता है का सफल परीक्षण किया। यह सफल परीक्षण फ्लोरिडा जो है उस जगह का नाम याद रखना कि कैप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर किया गया। यह साबित हुआ कि मिसाइल 3800 मील प्रति घंटा जो है, यानी लगभग मार्क जो है वो 5 से अधिक की गति से यह क्या कर सकती है?
यात्रा कर सकती है। अब इस पर मैं सीधे सीधे सवाल बना रहा हूं, ज्यादा मैंने इसमें कंटेंट डालने का प्रयास नहीं किया है, ताकि सवालों में सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए जरा, डार्क हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने अभी हाल ही में किया है? तो यहाँ पर रूस नहीं है, भारत नहीं है, चीन नहीं है, यहाँ पर सही आंसर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत जो है, इसके इसरो के बारे में जरूर ध्यान रखना। इसरो ने पिछले दिनों किस देश के PSLV C-52 जो है, C-52 जो है, इससे क्या किया था, उपग्रह लॉन्च किए थे। वो कौन सा देश था, ऐसा आप याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल का सफल परीक्षण किया गया। डार्क ईगल मिसाइल की गति कितनी है? तो मैंने अभी अभी बताया, लगभग 3800 मील प्रति घंटे की स्पीड मान लीजिए, या मार्क 5 जो है, मार्क कितनी है, 5 की स्पीड से ये गति करने में सक्षम है। ठीक बात है सर, हवा की गति से भी इतनी ज्यादा तेज जो है वो चलने में सक्षम है। इसका मतलब अमेरिका ने जब किया है ऐसा प्रक्षेपण, तो कुछ धांसू ही काम किया होगा। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण जो है वो कहां किया गया अभी हाल ही में? कैलिफोर्निया में, केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा जो है, USA में, यहां से इसका सफल परीक्षण किया गया। केप केनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन, फ्लोरिडा, यहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? नाम क्या है? सुपरसोनिक टाइगर, डार्क ईगल, इन्होंने दे दिया हालांकि, लेकिन आपसे ये नाम यहां पर खाली जगह छोड़कर पूछा गया था, गलती से आ गया ये। डार्क ईगल याद रखना। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? यानी अमेरिका द्वारा अभी हाल ही में फ्लोरिडा से सफल परीक्षण की गई हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है? तो डार्क ईगल नाम है, ऐसा ध्यान रखना। ये आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में चर्चित डार्क ईगल नाम की मिसाइल जो है, इसका संबंध कौन से देश से है? ऐसा अगर सवाल पूछे तो भी आप लोग बता सकते हैं, तो डार्क ईगल बता दीजिएगा। चलिए सर, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला है आप लोगों के सामने, यहां पर जो सवाल है वो ये है कि भैया जी ये बताइए हमको आप, अरे भाई कहां गया, अच्छा यहाँ ऐसा है मामला, ठीक है। ये देखिए, डार्क ईगल मिसाइल की गति के संदर्भ में किस गति से यात्रा करने में ये क्या है, सक्षम है? तो आपको पता है, मार्च 3 नहीं, 2 नहीं, 7 नहीं, मार्च 5 जो है, इसकी गति से गति करने में ये सक्षम है, ऐसा आपको समझना है। डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? मतलब बैलिस्टिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, एंटीशिप मिसाइल है? तो यहां इसने दे रखा है, ये नाम नहीं देना चाहिए था, तो यहां देना चाहिए था डार्क ईगल मिसाइल किस प्रकार की है, ये यहां पर गलती से छप गया है। तो यहां सही सवाल का जवाब है हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये वाली क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। इनकी स्पीड के आधार पर अलग अलग कैटेगरी की है, कभी न कभी जो RS जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए ज्यादा गहराई से जानना जरूरी है, बाकी नॉर्मल एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता, इसलिए उनके लिए अलग से हम मिसाइल सिस्टम की बात कभी कर सकते हैं। अगला सवाल है, डार्क ईगल मिसाइल की गति के संदर्भ में इसे किस गति से यात्रा करने की क्षमता है? ये मैंने सवाल हालांकि करा दिया है, 2 बार रिपीट होगी ये वाली स्लाइड देखिए जरा। यहाँ है, डार्क ईगल का उद्देश्य क्या है, यानी किस उद्देश्य से इसको बनाया गया है? मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए नहीं बनाया गया है, लंबी दूरी पर स्टिक हमले की क्षमता प्रदान करने के लिए इसे क्या किया गया, बनाया गया है। डार्क ईगल मिसाइल की गति अभी बता दिया आपको, 3800 मील प्रति घंटे की स्पीड से ये चलने में क्या है, सक्षम है। अब हम लोग बात करेंगे एक मशहूर जो है वो शास्त्रीय संगीत या संगीत से संबंधित एक भारतीय कलाकार, जिसका राजस्थान से भी गहरा नाता रहा है, राजस्थान से भी जयपुर से बड़ा संबंध रहा है, ऐसे कलाकार जो हैं इनके बारे में बात करेंगे। जाकिर हुसैन जो है, क्या है, जाकिर हुसैन साहब, ये तबला वादक है, क्या है, तबला तबला वादक जो है, इनका क्या हो चुका है साहब, निधन हो चुका है। तो जाकिर हुसैन साहब का निधन 73 साल की उम्र में हो चुका है, 73 साल की उम्र में इनका निधन जो है वो देश से बाहर, जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। और बीती रात को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जो है, कहां पर, USA का सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को जो है, फ्रांसिस्को, यहां पर इनका क्या हो गया, निधन हो गया। और तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन काफी लंबे समय से दिल की बीमारी की वजह से क्या थी, जूझ रहे थे। 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ, 15 दिसंबर 2024, ये आपसे पूछा जा सकता है, 15 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ।
जिंदगी की जंग हार गए। तबला वादक की मौत की खबर सामने आते ही संगीत जगत में क्या हो गया, शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लेकिन हमारे परीक्षा की दृष्टि से एक तो इनका किस संगीत से संबंध था, प्लस इनको कौन से पुरस्कार अब तक दिए जा चुके हैं, उन पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जाकिर हुसैन को 3 ग्रेमी अवार्ड मिल चुके हैं, ये ध्यान रखना, प्लस तीनों भारतीय सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये 3 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। जाकिर हुसैन को 3 ग्रेमी अवार्ड जो है वो प्राप्त हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान और योगदान और मान्यता देना का प्रतीक है। मुझे ये लगता है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग है ना 5 स्टार सवाल मानकर चलिएगा। इसके बाद इन्हें 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया, 2002 में इनको पद्म भूषण दिया गया और 2010 में इन्हें पद्म विभूषण से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये ग्रेमी अवार्ड वाला भी बहुत बड़ा सवाल है। 3-3 ग्रेमी अवार्ड किसी की जिंदगी में किसी कलाकार को मिलना बहुत बड़ी बात है। चलिए सवालों पर बात करते हैं सर। इसके उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन जो है वो किस उम्र में हुआ है, परीक्षा में कभी नहीं आएगा ये सवाल, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि लगभग 73 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपनी अंतिम सांसें कहां ली, ये सवाल हो सकता है। सैन फ्रांसिस्को जो है यूएसए में, कहां पर, यूएसए सैन फ्रांसिस्को ने इन्होंने अंतिम सांस ली। उस्ताद जाकिर हुसैन किस बीमारी से जूझ रहे थे जिसके कारण उनका निधन हुआ, तो दिल की बीमारी। दिल के बीमार बहुत हैं इस देश मेरे, दिल की बीमारी बड़ी मजबूत ना होती। तो चलिए दिल की बीमारी की वजह से क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है। चलिए सर अगली बात बताइए। यहां पर अगला सवाल है, उस्ताद जाकिर हुसैन को कौन से पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे, तो जाकिर हुसैन साहब को ग्रेमी अवार्ड मिल चुका, बल्कि भारत में उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान जो है वो भी दिए जा चुके हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों और ग्रेमी अवार्ड 3 बार उनको मिल चुका। ग्रेमी अवार्ड जो कितनी बार मिल चुका उनको, 3 बार ग्रेमी अवार्ड मिल चुका है। उस्ताद जाकिर हुसैन किस संगीत वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे, तो यहाँ ध्यान रखना तबला वादन के लिए प्रसिद्ध थे। कौन सा वादन, तबला वादन जो है इसके लिए प्रसिद्ध थे। उस्ताद जाकिर हुसैन के योगदान किस क्षेत्र में था, फिल्म संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है उसके अंदर इनका महत्वपूर्ण, देखिए बहुत ही बारीकी से, फिल्म संगीत में, पॉप संगीत में, लोक संगीत में नहीं, भारतीय शास्त्रीय संगीत जो है इसमें इनका योगदान अतुलनीय रहा है, तबला वादन से संबंधित थे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन कब हुआ, आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। उस्ताद जाकिर हुसैन साहब जो है इनका निधन कब हुआ ये आपको बताना है, जरा बताइएगा। जाकिर हुसैन साहब का निधन जो है वो कब हुआ, तो जरूर बताएंगे सर। जाकिर हुसैन साहब का निधन 15 तारीख को हुआ था, तो यहाँ पर 15 तारीख कहाँ लिखी है, 15 दिसंबर 2023 नहीं है, ये सब जगह 24 है, ये ध्यान रखना 24 है। तो 15 दिसंबर 2024 को, 15 दिसंबर 2024 को उस्ताद जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया। इनका तबला वादन जो है, शास्त्रीय तबला वादन या शास्त्रीय संगीत जो है, शास्त्रीय संगीत, इस शास्त्रीय संगीत से इनका गहरा रिलेशन रहा है। तो इनसे संबंधित सवालों को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अगला, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड क्या है सर, बहुत ही स्टैंडर्ड के सवाल मैं ले रहा हूं, कुछ सवाल सामान्य स्तर के हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल भी मैंने इसके अंदर डाले हैं। जैसे ये सवाल है, आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2024 क्या मामला है, जरा सर बताइए। आर्कटिक रिपोर्ट 2024 ये कहती है कि आर्कटिक जो है उसमें पूरे वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ने की वजह से पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी वजह से आर्कटिक को सबसे बड़ा खतरा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन द्वारा जारी की गई 2024 की आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड में यह महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया कि आर्कटिक क्षेत्र जो पहले एक प्रमुख कार्बनिक सिंक जो हुआ करता था के रूप में कार्य करता था, कार्बनिक सिंक के रूप में कार्य करता था, अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से वह कार्बन के स्रोत के रूप में, यानी जो पहले एक मान लीजिए सुरक्षा के तौर पर हमारा काम करता था, वो अब जो है वो हमारे लिए एक खतरे की घंटी बनकर चल रहा है, ऐसा आप लोग समझते हैं। पहले क्या था, ये कार्बन सिंक था, कार्बन सिंक था, ठीक है, और अब ये क्या हो चुका है, कार्बन स्रोत बनकर रह गया है, कार्बन स्रोत बनकर रह गया है। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान में वृद्धि की दर वैश्विक औसत से कहीं अधिक है, जिससे वहां पारिस्थितिक तंत्र गहरा प्रभाव पड़ रहा है। पहले आर्कटिक बर्फ और सतही कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस, ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करती थी, लेकिन अब तापमान में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र के बर्फीले इलाके पिघल रहे हैं। इस प्रक्रिया के साथ ही यह कार्बन और मीथेन गैसों को वायुमंडल में
छोड़ रहे हैं। इसके कारण कार्बन जो है और मीथेन गैस जो है इनके वायुमंडल में आने की वजह से तापमान बड़ी तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मुख्य बिंदु इसके क्या है, जो मैंने बात बताई है, आर्कटिक रिपोर्ट जो अभी आई है उसके अनुसार क्या कहा जा सकता है। उसके अनुसार आर्कटिक क्षेत्र अब एक कार्बन स्रोत बन गया है, जबकि पहले यह कार्बन सिंक था। जलवायु प्रेरित उष्मा के कारण बर्फीली परतें पिघल रही है और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यह बदलाव जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकता है और वैश्विक तापमान वृद्धि को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। फिर है कि इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या क्या है वो भी देख लीजिए। आर्कटिक तापमान में तेजी हो रही है। 1900 के रिकॉर्ड को शुरुआत से 2024 का दूसरा सबसे गर्म वर्ष, यानी 1900 से लेकर के 2024 तक, ये 2024 का वर्ष सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट कह दीजिए आपका गर्म वर्ष रहा है। बल्कि 2024 की आर्कटिक ग्रीष्म ऋतु रिकॉर्ड स्तर पर तीसरी सबसे ग्रीष्म ऋतु होगी। यानी 2024 की जो ग्रीष्म ऋतु है वो अब तक की सबसे तीसरी सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु होगी, जिसमें अलास्का और कनाडा जैसे क्षेत्र अत्यधिक गर्म लहरों का सामना करेंगे। यानी 2024 में इन्होंने ऐसा ऐसा किया है कि सबसे गर्म वर्ष की श्रेणी में रखा है 2024 को। 1900 से लेकर 2024 तक तो सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो तीसरा सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु मानी जा रही है। अब इसके कुछ सवाल भी हम लोग थोड़ा समझते हैं। राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन की 2024 की आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार आर्कटिक अब क्या बन गया है, पहले कार्बन सिंक था, अब यह कार्बन स्रोत बन गया है। अब ये क्या बन गया है, कार्बन स्रोत। पहले क्या था, पहले कार्बन सिंक था, यानी हमारे लिए कार्बन जो है उसको बढ़ाने का काम नहीं बल्कि कार्बन हमसे हमको बचाने का काम करता था, और अब ये कार्बन का एक स्रोत बन गया है। आर्कटिक क्षेत्र पहले किस रूप में कार्य करता था, तो पहले कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता था और अब कार्बन स्रोत के रूप में कार्य कर रहा है। अगला सवाल नेक्स्ट है मित्रों, आर्कटिक क्षेत्र का पहले क्या कार्य था। आर्कटिक क्षेत्र क्या करता था, कार्बन का स्रोत, जलवायु को नियंत्रित करना, कार्बन सिंक, ऊर्जा का। पहले तो बता दिया मैंने पहले क्या काम था, दोबारा से रिपीट हो गया सवाल बस। फिर है आर्कटिक में जलवायु प्रेरित उष्मा के प्रभाव से क्या हो रहा है। आर्कटिक में जलवायु प्रेरित उष्मा बढ़ रही है, तो आपको पता है कि यहाँ पर बर्फ और हिम नदियों का पिघलना और कार्बन का उत्सर्जन बढ़ रहा है। बर्फ का जमना नहीं बढ़ रहा है भाई, बर्फ पिघल रही है। इसकी वजह से बड़ी जो घटनाएं हैं वो हो रही है। पानी जो है वो महासागरों में बहता चला जा रहा है और आने वाले समय में लोगों के पास पानी होगा नहीं, पीने योग्य पानी। और वायुमंडल का तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो कई संकट लोगों के सामने आ सकते हैं। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड के अनुसार वर्ष 2024 में आर्कटिक क्षेत्र रिपोर्ट स्तर पर क्या होगा, यानी आर्कटिक क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर क्या होगा वर्ष 2024 जो है वो इस रिपोर्ट का सबसे ठंडी ग्रीष्म ऋतु, तीसरी सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु मानी जाएगी। ऐसा 2024 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस 2024 के वर्ष की जो ग्रीष्म ऋतु है वो ग्रीष्म ऋतु सबसे थर्ड नंबर की तीसरी गर्म ग्रीष्म ऋतु जो है वो क्या की जाएगी, मानी जाएगी। आर्कटिक क्षेत्र में तापमान वृद्धि कितनी तेज हो रही है। आर्कटिक क्षेत्र में जो है वो तापमान वृद्धि कितनी तेज हो रही है, तो तापमान वृद्धि बहुत तेजी से हो रहा है, तेज गति से जो है वो तापमान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के गंगा के मैदान क्षेत्र में कैंसर के मामले अभी हाल ही में सामने आए हैं। एक परीक्षण में यह कहा गया है कि वहां पर मैग्नीज की मात्रा बढ़ने की वजह से, किसकी मात्रा, मैग्नीज की मात्रा बढ़ने की वजह से लोगों में कैंसर के मामले जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो बिहार और क्या है, मैग्नीज की मात्रा और कैंसर कौन से क्षेत्र में, गंगा के मैदानी क्षेत्र में, गंगा के मैदानी भाग जो है उसके अंदर ऐसा पाया गया है। तो यहां ध्यान रखना, यह जानकारी गंभीर और चिंताजनक मुद्दे को उजागर करती है। हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार बिहार के गंगा मैदानी क्षेत्रों में भूजल में मैग्नीज संदूषण को कैंसर के मामलों के बढ़ने का प्रमुख कारण माना गया है। इस अध्ययन में 1146 कैंसर रोगियों की जांच की गई, जिनमें से अधिकांश 84.8% में कार्सिनोमा, जो कि एक कैंसर का एक सामान्य प्रकार है, पाया गया। यानी 1146 लोगों की जांच की गई, उसमें से 84.8% लोग जो हैं वो इस कार्सिनोमा जो है, जो कि कैंसर का एक क्या माना गया है, सामान्य प्रकार माना गया है, उसके शिकार पाए गए।
मैग्नीज के बढ़े हुए स्तर को ब्लड सैंपल और घरेलू हेडपंप के जल में देखा गया। ब्लड सैंपल में औसतन 199 जो प्रति लीटर की मात्रा पाई गई है, जबकि लीवर कैंसर मरीजों में यह स्तर जो है वो बहुत ज्यादा तक पहुंच गया है। मैग्नीज का अधिक मात्रा में सेवन कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है और ये अध्ययन इस बात का संकेत देता है कि भूजल संदूषण के कारण इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है। इसके अलावा यह भी आवश्यक है कि संदूषण स्रोत की पहचान की जाए और लोगों को सुरक्षित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं। जो जमीनी स्तर से हेडपंप जैसे कुएं से, बोरवेल से, इनसे पानी निकालकर सीधा पीते हैं, वो भैया सचेत हो जाइए, वो पानी भी आपके लिए क्या बन सकता है, कैंसर का कारण बन सकता है, अगर उसमें मैग्नीज जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मात्रा अधिक पाई गई तो, जैसा कि बिहार में हो रहा है। अब इस पर सवाल देख लीजिए, इस पर मैंने एक ही सवाल डाला है। हालांकि सवाल यह कहता है कि हाल ही में हुए अध्ययन के अनुसार बिहार के गंगा मैदानी क्षेत्रों में भूजल में कौन सा तत्व जो है वो प्रदूषित पाया गया है या संदूषित पाया गया है, तो ये मैग्नीज है, जो कि वहां के जल में, किसमें, भूजल में जो है, भूजल में ऐसा पाया गया है। और भूजल में मैग्नीज की मात्रा जो है, मैग्नीज की जो मात्रा है, उस मैग्नीज की मात्रा के बढ़ने की वजह से ऐसा जो है वो हो रहा है। चलिए सर अगली बात बताइए। अच्छा, और भी सवाल डाले हैं, इसका मतलब मैग्नीज के बढ़े हुए स्तर के सेवन से किस बीमारी के जोखिम में वृद्धि हो सकती है, तो यहाँ पर कैंसर जो है इसकी में वृद्धि हो सकती है, मैंने ये बता दी आपको। इस अध्ययन से क्या संकेत मिलता है, यानी जो अभी अध्ययन हुआ उससे क्या, जल स्रोत सुरक्षित नहीं है भैया, भूजल संदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट बढ़ रहा है, ये सही बात है। कैंसर के मामलों में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, वृद्धि हो रही है। पानी में कीटाणु की समस्या तो है ही, लेकिन ज्यादा समस्या भूजल संदूषण के कारण स्वास्थ्य संकट जो है वो बढ़ रहा है। क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसा कि इस अध्ययन में बताया गया है, इस अध्ययन में बताया गया है उसके अनुसार क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, तो जलापूर्ति में सुधार और संदूषण के स्रोत की पहचान करना और लोगों को जो है वो स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक बात है सर। आउट ऑफ अफ्रीकी सिद्धांत क्या है, आउट ऑफ अफ्रीकी सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो है वो एक नया अध्ययन सामने आया है देशों, हम लोग जो हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हो, चाहे इस विश्व में फैली हुई जितनी भी मानव प्रजातियां हैं, इन मानव प्रजातियों की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, उत्पत्ति के बाद ये लोग एक दूसरे से स्थानों पर कैसे पहुंचे, इसको लेकर के जो अध्ययन सामने आ रहे हैं, उन अध्ययनों के आधार पर एक अध्ययन है आउट ऑफ अफ्रीकी सिद्धांत। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि होमोसेपियंस यानी हमारे पूर्वज जो हैं उनका विकास अफ्रीका में हुआ था साहब। कहां हुआ था, अफ्रीका में। कोई भी मानव कितना भी अपने आप को आज सभ्य कहे, लेकिन हकीकत यह है कि सबके पूर्वजों का मूल स्थान अफ्रीका ही था। सिद्धांत को आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत कहा जाता है। इसके अनुसार लगभग जो है वो 2 लाख से 3 लाख साल पहले होमोसेपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए और फिर अन्य हिस्सों में प्रवास करने लग गए, यानी चले गए अन्य हिस्सों में। इस विकास के बाद इन मानवों ने अफ्रीका से बाहर विभिन्न हिस्सों में प्रवास किया, वहां बसने लगे, जो आजकल के मानव विविधताओं के रूप में क्या किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। हालांकि ये प्रवास कब और कैसे हुआ, इस पर अभी भी वैज्ञानिकों ने, यानी गए कैसे, इसको लेकर के अभी भी वैज्ञानिक एक मत नहीं है। कुछ शोध यह भी सुझाव देते हैं कि इस प्रवास में विभिन्न चरण थे और यह क्रमिक प्रक्रिया के रूप में हुआ। उदाहरण के लिए कुछ अध्ययनों में यह भी संकेत मिलता है कि शुरुआती प्रवास लगभग 60,000 से 70,000 साल पहले हुआ, जबकि अन्य शोध के अनुसार यह समय और मार्ग अलग अलग हो सकते हैं। यानी प्रवास की समय सीमा जो है वो अभी भी अलग अलग है, उसमें एक मत नहीं है, लेकिन मूल में क्या है, अफ्रीकी मूल के हैं, यानी होमोसेपियंस का मूल स्थान जो है वो अफ्रीका था। ये सिद्धांत है आउट ऑफ अफ्रीकी सिद्धांत, और ये अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने इसकी क्या कर दी है, पुष्टि कर दी है। चलिए इसके भी सवालों को जानने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है कि होमोसेपियंस का विकास कहां हुआ था, तो होमोसेपियंस जो है यानी हमारे जो पूर्वज हैं उनका विकास अफ्रीका में हुआ था मेरे दोस्तों। कहां पर, अफ्रीका में। आउट ऑफ अफ्रीका सिद्धांत के अनुसार होमोसेपियंस का अफ्रीका से बाहर प्रवास किस समय हुआ, तो लगभग आप लोग 2 लाख से लेकर के 3 लाख साल पहले का जो समय है उस समय को मान सकते हैं। होमोसेपियंस के प्रवास के मार्ग और काल पर अभी भी क्या बना हुआ है, कोई भी इस मामले को लेकर के है शोध चल रहा है और विमर्श अभी होने लग रहा है, लेकिन अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं पहुंच पाए हैं। चलिए इसके बाद में आउट ऑफ अफ्रीकी सिद्धांत के अनुसार होमोसेपियंस का विकास कहां हुआ, तो होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका में हुआ था। होमोसेपियंस का विकास अफ्रीका में।
मानव का विकास किस वंश से हुआ है? तो मानव जो है वो होमो वंश का है। क्या है? होमो वंश का मानव जो है वो, ध्यान रखना, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो यहाँ होमो सेपियंस वंश भी दे रखा है, लेकिन होमो ही है मूल, उनका जो वंश है वो क्या है? होमो वंश है। चलिए, इसके बाद में कोस्टल डिस्पर्सन के सिद्धांत के अनुसार मानव ने कहाँ प्रवास किया था? यानी मानव जो है वो अलग अलग जगह जो है वो चला, लेकिन चला कैसे, प्रवास कैसे हुआ उसका? तो वो तटीय क्षेत्रों से होता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा था। तो तटीय मार्गों के अनुदिश होता हुआ उसका प्रवास जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ, चाहे वो अफ्रीका से आगे किसी भी द्वीप में, किसी भी महाद्वीप में लौटा हो, लेकिन वो तटीय मार्गों के अनुदिश होते हुए प्रवास की ओर आगे बढ़ा था। चलिए सर, अब हम लोग जो है वो आप लोगों के सामने सारी बातों को जो है वो मैं रख चुका हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद भी आई होगी, और क्लास में बहुत बेहतरीन जानकारियां मैंने देने का जो है वो पूरा भरसक प्रयास इस क्लास में किया है। कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि जितने सवाल मैंने इस क्लास में आपको बताए हैं सब अच्छे भी लगे होंगे, कुछ पसंद भी आए होंगे, कुछ नापसंद भी हैं, लेकिन टॉपिक आपको हर एक मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। तो आज हमने नेशनल करंट अफेयर्स की बात की है, कल हम फिर आप लोगों के साथ राजस्थान करंट अफेयर्स के बिंदुओं पर लौटेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जीवन में कोशिश जारी रखिए। जंग को जीतना है और बहुत जल्द ही राजस्थान में इस जंग को आप जीतोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।